लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश को बचाना है, देश की सामाजिक ताना बाना तार तार होने को है और इसको बचाने के लिए हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। ये राग अलापते अलापते नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को ठीक उसी की गोद में जा बैठे जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करते करते सत्ता की बुलंदी पर चढ़ने का कभी ख्वाब देखे थे। नीतीश कुमार के ख्वाब तो चकनाचूर हुए ही, लेकिन चकनाचूर हो गए कई युवा नेताओं के ख्वाब, कई राजपुत्रों के ख्वाब ध्वस्त हो गए। ऐसे में इस बात की पड़ताल करनी नितांत जरूरी है कि आखिर वो कौन सा सत्ता का दांव था जिस दांव के सामने आते ही नीतीश कुमार ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्षी खेमा या ये कहिए कि एनडी अलायंस की हालत इतनी लिजलिजी सी हो गई कि आज इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि ये अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जिनकी ताजपोशी 2022 में इस नाम के साथ हुई थी कि 2024 ही नहीं 2025 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उनके ख्वाब और उनकी राजनीतिक हसरतों का आज एक तरीके से कहिए कि नेस्ता नाबूद हो गया। वो कौन सा शख्स है जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक सुपारी ले रखा है, हम पड़ताल करेंगे अपनी इस वीडियो में उस शख्स के बारे में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस, और बिहार ही नहीं देश के ताजा तरीन मुद्दों को खंगालते हुए मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि जानकार बता रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर इतना इस तरीके का रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिस कारण नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने राजनीतिक विश्वसनीयता को इस स्टाइल में परोसने के लिए मजबूर हो गए, जिस स्टाइल पर चलने के कारण उनका नाम कभी पलटू राम रख दिया गया था। अब तो ये नामकरण भी बहुत ज्यादा चुभाता नहीं है, क्योंकि अब तो इसको लोग कह रहे हैं नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने राजनीति की जो लकीर खींची है, उस लकीर को खींचकर कई बड़े नेता इस तरीके से पलटते रहे। हालांकि पलटने वाले नेता में नीतीश का नाम अकेले नहीं है, लेकिन जिस कद के नीतीश कुमार हैं, उस कद का कोई नेता इस तरीके का व्यवहार राजनीति में आज तक नहीं किया है। इसलिए इसे कहा जा रहा है नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए थे और 8वीं बार मुख्यमंत्री पद को छोड़ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री पद का ही शपथ लिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा था कि आखिर ये पलटी मारे क्यों, कौन सी वजह है, और 2017 में वो कौन सी वजह थी जिसके कारण आप लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के साथ हो लिए थे। ललन सिंह का जवाब था कि 2017 में संजय झा सरीखे कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को समझाया और उनके कहने पर ये राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए थे। मतलब साफ था कि आज हमारी टीम समझाने में कामयाब हुई कि बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ हो लीजिए। फिर 2024 आते आते वो कौन सी टीम थी जिसके समझाने पर नीतीश कुमार बहुत बड़ी वजह गिनाने में नाकाम है, फिर भी अपने पुराने खेमे में लौट आए। नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से भी बात की, छोटी सी मुलाकात थी मीडिया से। उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हो पा रहा था, इस कारण हम लालू यादव की टीम या ये कहिए कि एनडीए अलायंस से दूर हो गए। नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इंडी अलायंस जिस गति से चल रही थी वो गति राजनीतिक गति नहीं है, चुनावी साल में वो राजनीतिक गति नहीं होती है, असहज स्थिति हो गई थी, इस कारण हम अलग हो गए।
जितना इज्जत, जितना तवज्जो मिलना चाहिए था नीतीश कुमार को, उतना इज्जत और तवज्जो नहीं मिल रहा था। इसलिए उनका ये आरोप थोड़ा सा जायज लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है। वर्तमान की राजनीति में कल से पहले तक नीतीश कुमार उस शख्स या उस राजनीतिक शख्सियत का नाम था या है जिसकी धुरी पर इंडिया अलायंस घूम रहा था। लेकिन सत्ता के दौर ने नीतीश कुमार, या ये कहिए कि इंडिया अलायंस की उस धुरी को ही सत्ता की गोद में लाकर बिठा दिया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्टेप नीतीश कुमार लिए क्यों। 6 महीना पहले से जैसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से राजद से मुक्त हुआ जाए, लेकिन 6 महीना पहले से ही नीतीश कुमार की कोशिश इस बात की भी चल रही थी कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस और सशक्त अलायंस पेश किया जाए। नीतीश कुमार दोनों पर काम कर रहे थे। राजद से मुक्ति जरूरी क्यों थी? इसलिए कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से खबर मिल रही थी कि बिहार की कुर्सी छीनने के लिए, लेने के लिए नहीं, छीनने के लिए राजद की टीम एक्टिव है। और कुर्सी नीतीश कुमार बिहार की देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि अगर बिहार की कुर्सी हम देते हैं तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। एक कारण, नीतीश कुमार ललन सिंह की इस्तीफा के पहले से ही पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं से मिलने लगे, पार्टी ऑफिस में जाकर अपनी सक्रियता दिखाने लगे। और जो फीडबैक इनको मिला खासकर सांसदों से, उस फीडबैक में यह कहा गया कि अगर आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो जीतने का चांस ज्यादा है, इंडिया अलायंस में रहिएगा तो हम लोगों के जीतने का चांस कम जाएगा। एक दूसरी वजह, और पॉलिटिकल हल्के में तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं की गर्दन तक ईडी और सीबीआई पहुंच रही थी। जदयू के कुछ नेताओं के गर्दन तक ईडी और सीबीआई का हाथ पहुंच रहा था। यह भी एक तरीके का प्रेशर था जिसके कारण नीतीश कुमार एक बार फिर स्विच किए। लेकिन हम एक और नाम गिनाना चाहते हैं जिसने नीतीश और तेजस्वी और राहुल गांधी की राजनीतिक सुपारी ले रखी थी। आप गौर कीजिए, एक मजेदार प्लेयर आया बिहार की राजनीति में पिछले साल, नाम प्रशांत किशोर। इनको कुछ लोग राजनीतिक व्यापारी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं और उस मैनेजमेंट को ये सेल करते हैं। चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अलग अलग प्रदेश में अपने मैनेजमेंट स्किल को बेचते हैं। लेकिन पिछली बार प्रशांत किशोर बिहार में घूमना शुरू किए और लोगों को ये बताने लगे कि हम बिहार की भलाई के लिए, बिहार की राजनीति में एंट्री देने के पहले हम बिहार को समझना चाह रहे हैं। विधान पार्षदों का चुनाव हुआ जिसमें परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर की टीम खेली और सफल भी हुई। अब जो प्रशांत किशोर के पदयात्रा था, उस पदयात्रा में प्रशांत किशोर के संवाद को समझने की कोशिश कीजिए। प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में जदयू 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बार बार ये कहते रहे कि जदयू 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और राजद को किस तरीके से प्रशांत किशोर ने साइकोलॉजिकली डाउन करने की कोशिश की, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्होंने कई मीटिंग में उपहासात्मक भाव में ये कहा कि जिसके पास एक भी सांसद नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने और बनाने की बात कर रहा है। ये बात उस दौर की है जिस समय राजद के नेता कहा करते थे कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाए और नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ये अलग बात है कि जब इस रास्ते पर चलने की बात हुई तो राजद ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल और पीएम कैंडिडेट बताने के नाम पर चुप्पी साध ली। और बहुत जब हो हुज्जत हुआ तब चर्चा इस बात की शुरू हुई कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बना दिया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार 4-5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे और राजद की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई हैसियत है नहीं। तो क्या प्रशांत किशोर के कहने का यह असर था कि नीतीश कुमार पलटने को तैयार हो गए? ये प्रशांत किशोर एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े फैक्टर जरूर हैं। इसलिए कि 2024 की बदली हुई राजनीतिक फिजा में प्रशांत किशोर वो नाम है जिस नाम के साथ जीत की गारंटी हो जाती है। प्रशांत किशोर को लोग मानते हैं कि उनके पास वो जादू की छड़ी है जिस छड़ी के आश्रय वो किसी की भी जीत पक्की कर देते हैं और किसी की भी हार पक्की कर देते हैं। कई बार ये जादू की छड़ी चल गई और कुछ एक बार नहीं भी चली।
2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का जलवा देख चुके हैं और प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी और प्रशांत किशोर के डाटा एनालिसिस को समझ चुके हैं, नजदीक से देखे हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से साइकोलॉजिकली नीतीश कुमार को डाइवर्ट किया एनडीए अलायंस की ओर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। कई बार लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर जब बिहार में घूम रहे थे तो ये कहे कि हम किसी पार्टी की ए टीम और बी टीम नहीं है, हम बिहार की राजनीति में बिहार की जमीन पर जमने आए हैं और हम बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जब जनसंवाद करते हैं तो लालू और नीतीश पर हमला ज्यादा करते हैं, बीजेपी पर हमला कम करते हैं। बीजेपी के खिलाफ उनकी जो उनके बंदूक से गोली निकलती है वो छर्रा टाइप की होती है, और राजद और नीतीश कुमार के खिलाफ जब वो फायरिंग करते थे तो वो बुलेट टाइप से करते थे। तो मेरी एक समझ क्या आती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रशांत किशोर को सुनते समझते और गाते रहे हैं, वैसे स्थिति में प्रशांत किशोर का ये स्टेटमेंट भी नीतीश कुमार के दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला कि अपनी ही नहीं अपनी पार्टी के राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो फिर बीजेपी के साथ जाना होगा। साथ ही साथ अशोक चौधरी और संजय झा की टीम, जो कि जदयू में बड़ी तेजी से उभर कर सेकंड लाइन के लीडरशिप के तौर पर स्टैब्लिश हुए हैं, इस टीम ने भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कन्विंस करने में कामयाबी प्राप्त की कि अब लौट चले और हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, लिहाजा बीजेपी के साथ ही चलना चाहिए और बीजेपी के साथ ही हम जिताऊ गठबंधन के रूप में आ सकते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह रहा हूं कि किस व्यक्ति ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक सुपारी ली, लेकिन मैं कुछ नाम और उस नाम के साथ उनके वक्तव्यों को आपके सामने जाहिर किया और ये बताने की कोशिश की कि शायद नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक सुपारी लेने वाले ये नाम हो सकते हैं। निष्कर्ष आपका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आगे भी इस पूरे घटनाक्रम को छीलते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपनी समझ आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।